नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण। दर्शकों, इस कार्यक्रम का एकमात्र मकसद है आपको उपभोक्ता संबंधित तमाम जानकारी प्रदान करना जिससे आप अभी तक अनजान हैं या अनभिज्ञ हैं। यह कारण इसलिए है क्योंकि ताकि आप ठगी के शिकार ना हो, किसी भी प्रकार से आप ठगे न जाएं। इस विषय पर आज खास तौर पर हम चर्चा करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अतिथि अनुराधा सिंह जी, अधिवक्ता हैं पटना हाईकोर्ट में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैम, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले जो अहम बात होती है उपभोक्ता कौन है? क्या जो वस्तु का उपभोग करते हैं वही उपभोक्ता कहलाते हैं? और सबसे अहम बात और है, जब उपभोक्ता की बात होती है तो उसके बाद होता है संरक्षण, तो उनके संरक्षण, तो उपभोक्ता और उपभोक्ता संरक्षण क्या है, इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। उपभोक्ता वो व्यक्ति है जो किसी सामान को खरीदता है या उसको यूज करता है या किसी को देता है। जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा और आप अपने पेरेंट्स को या अपने रिलेटिव को किसी को गिफ्ट करते हैं, तो जो खरीदता है वो भी उपभोक्ता है और जो उसको यूज करते हैं विद द परमिशन ऑफ बायर जी, तो वो भी उपभोक्ता में आते हैं। सेम अगर आप कोई सर्विस खरीदते हैं, आजकल जैसे अर्बन प्रो पे सर्विस वो लोग देते हैं, या फिर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो, ठीक है, तो अगर आप बिल दे रहे हो तो आप तो उपभोक्ता हो ही, बाकी लोग जो जब बैठ के खाना खा रहे हैं वो लोग भी उपभोक्ता हैं। तो जो सामान खरीदते हैं किसी कंसिडरेशन के बदले में और उस सामान को यूज करते हैं, जो लोग कोई सर्विस खरीदते हैं या उस सर्विस को यूज करते हैं, ये लोग उपभोक्ता हैं। लेकिन जो लोग किसी वस्तु को रीसेल के पर्पज़ से खरीदते हैं या किसी सर्विस को कमर्शियल पर्पज़ से लेते हैं, तो वो उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। जहाँ तक रही उपभोक्ता के अधिकारों की बात, तो सबसे पहले उपभोक्ता को क्या अधिकार है? तो उपभोक्ता को पहले उस प्रोडक्ट के बारे में जिसको वो खरीदता है और उस किसी भी प्रोडक्ट या किसी सर्विस से अगर उसके स्वास्थ्य को, उसकी जान माल को या उसकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो उससे सुरक्षा का, प्रोटेक्शन का उसको जो राइट है, उसके लिए जो कानून बनाया गया है उसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। तो इसके अंतर्गत उपभोक्ता को कई सारे अधिकार हैं। नॉर्मली 6 राइट जो पिछले एक्ट में भी थे और जो नया एक्ट है उसमें भी है, सेम है राइट। आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल, उसकी क्वालिटी, उसके हर प्योरिटी, तो उसके डिटेल के बारे में जानने का आपको राइट है। आपको प्रोडक्ट चुनने का राइट है कि ऐसे नहीं है कि आप कहीं गए और आपने एक देखा तो आपको अबाउंड है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो आपको चुनने का अधिकार है। आप उपभोक्ता हैं, आप चुन सकते हैं अपनी मर्जी से, चुनने का अधिकार है। अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है किसी तरह का, तो आपको अधिकार है कि आपकी बात को, आपकी तकलीफ़ को सुना जाए, जिसके लिए वो फोरम बने हुए हैं, उपभोक्ता फोरम है। इसके अलावा आपको ये राइट है कि आपको इसकी जानकारी दी जाए कि आपको क्या क्या अधिकार हैं। बीइंग उपभोक्ता आपको क्या क्या अधिकार लॉ के द्वारा दिए गए हैं, आपको ये भी अधिकार है। जी मैम, आपने कई अधिकार से हमें अवगत कराया। जो अधिकार हैं, चुनाव का अधिकार है, चाहे वो किसी भी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, और किसी भी तरह की परेशानी होती है तो निवारण पाने का भी उन्हें अधिकार है। कई अधिकार है, वो हमें जानना चाहिए। एक उपभोक्ता को, हर उपभोक्ता को, एक आम उपभोक्ता को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की वो ठगी के शिकार ना हो। आपने अधिनियम की बात की। अधिनियम में जो बदलाव आए हैं 2019 में, मैं चाहूँगा उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि किस तरह के बदलाव आए हैं। अगर हम दोनों अधिनियम की तुलना करें तो किस तरह के जो नियम है और जोड़े गए हैं। जी, जैसे कि हम जानते हैं, हमारा जो पिछला उपभोक्ता संरक्षण कानून था वो 1986 का था। उसके बाद हमारा मार्केट बहुत बृहद हो गया, मार्केटिंग का तरीका बदल गया, ऑनलाइन मार्केटिंग में हम लोग आ गए। तो इसकी ज़रूरतों को देखते हुए उपभोक्ता संरक्षण कानून में भी कई सारे संशोधन हुए और 2019 में बाकायदा जो पुराना हमारा एक्ट था, अधिनियम था, उसकी जगह पे एक नया अधिवक्ता संरक्षण कानून 2019 लाया गया, जो कि जुलाई 2020 से लागू है। दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। पहला ये कि पहले जुडिक्शन का प्रॉब्लम होता था कि जहाँ पे सेलर होते, आपने जहाँ से सामान खरीदा होता था, आपको कंप्लेन वहाँ करना होता था। नए उपभोक्ता कानून में अब आप जहाँ रहते हैं, जहाँ भी उपभोक्ता रहता है, वहाँ से वो
कंप्लेन कर सकता है। दूसरा ये कि अब ऑनलाइन कंप्लेन की सुविधा दी गई है। अब आप जहाँ भी हो वहाँ से ऑनलाइन भी कर सकते हैं और 21 दिन के अंदर इसको रजिस्टर्ड होना है, और नहीं हुआ तो फिर ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। तो एक ये सुविधा दी गई। दूसरी, इसके जो डिक्शन को पहली बात तो किया गया। दूसरी बात, जो इसका लिमिटेशन था उसको थोड़ा बढ़ाया गया। पहले 10 लाख तक था डिस्ट्रिक्ट फोरम को, अभी डिस्ट्रिक्ट फोरम में इसकी जो बढ़ाकर अमाउंट को 1 करोड़ तक कर दिया गया। अब 1 करोड़ तक के क्लेम के लिए आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कर सकते हैं। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के लिए स्टेट फोरम है, और 10 करोड़ से ऊपर के लिए आप नेशनल फोरम में जा सकते हैं। तीसरा, जैसे ऑनलाइन कंप्लेन की व्यवस्था की गई, आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बना, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी है, जहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी और एडवाइस मिल सकता है। आप जाके, आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जाके आप काउंसिल जा सकते हैं, वहाँ पे आप जानकारी के लिए। चौथी, एक अथॉरिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी करके एक बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नेशनल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है। और तो उन्होंने काफ़ी कुछ उपभोक्ताओं को अधिकारों को बढ़ाया है, उनके अधिकारों की सुरक्षा की है और उनके साथ खड़े हैं। जैसे अगर कई बार होता है कि आपको प्रॉब्लम हुई, बट आप किन्हीं परिस्थितियों में आप उसको परस्यू नहीं कर पाते हैं, तो आप उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, आप उनके साथ रहेंगे, वो आपके बिहाफ में रहेंगे। पहले आपको कंपनसेशन के लिए और कई चीज़ों के लिए सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता था, क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए आपको FIR करना पड़ता था। अब क्या है कि इन सारी चीज़ों को वो अथॉरिटी देखती है और उनके पास अपना एक इन्वेस्टिगेशन विंग भी है। उनको ये भी अधिकार है कि अगर उनको सो मोटो पता चलता है कि कोई कंपनी कहीं ऑनलाइन कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, तो उस पर वो कॉग्निजेंस लेके इन्वेस्टिगेट करके वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि नए कानून में मेडिएशन सेंटर की व्यवस्था की गई है, जो कि हर रिड्यूशल फोरम में आपको उपलब्ध है। तो वो इसलिए कि लोग जो लंबा लिटिगेशन का जो लंबा पीरियड होता है, तो उसमें ना जाके अगर दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहें तो वो मेडिएशन सेंटर में जाके और कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। और हर केस में एक सिटिंग मेडिएशन की अनिवार्य की गई है, ताकि दोनों पार्टी बैठ के और उसका अपनी समस्याओं का निवारण कर सकें। अगर निवारण की बात की, आपने अभी निवारण के बारे में बताया, किस तरह से वो उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं, ज़िला फोरम में जा सकते हैं और अन्य जो भी एजेंसीज हैं वहाँ जाकर अपनी जो परेशानी है, जो अपने जो दिक्कतें आई हैं, जो भी परेशानी हुई है, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। सबसे अहम एक और बात आती है, कितना वक्त, बहुत लोग ऐसे हैं जो घबराते हैं कोर्ट की बात सुनकर ही या फोरम की बात सुनकर ही, कि एक समय लग सकता है, काफ़ी लंबा समय लग सकता है, वकील की आवश्यकता पड़ सकती है। ये एक कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है, एक थॉट उनके दिमाग में चलता रहता है। तो मैं चाहूँगा उसके बारे में आप थोड़ा बताएं, कितना समय लगता है इसके निवारण के लिए, और क्या वकील की आवश्यकता पड़ती है या खुद भी लोग इस केस को लड़ सकते हैं? मैं चाहूँगा इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में पूरी तरह अवगत नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं, जब आप उपभोक्ता हैं और आप किसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के या रिस्ट्रिक्टेड टैक्स प्रैक्टिस के शिकार होते हैं, तो पहली बात तो ये कि आप, एक काउंसिल है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो आपको एडवाइस देने के लिए ही बना है, जहाँ जाके आप एडवाइस ले सकते हैं क्या करना है, कैसे करना है। आप कंप्लेन कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में, जैसे कि मैंने बताया 1 करोड़ तक की राशि की शिकायत के लिए आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में, फिर 1 से 10 करोड़ के लिए स्टेट फोरम में, या 10 करोड़ से ऊपर के लिए आप नेशनल फोरम में जा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बाउंडिंग नहीं है कि आपको अधिवक्ता ही नियुक्त करना पड़ेगा, आप अपना केस खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी है अपने अधिकारों की और आपको पता है कि आपके साथ क्या हुआ है एग्जैक्टली, तो बहुत सारे उपाय हैं, आप कर सकते हैं। और इसके लिए समय समय पे जो सरकारें हैं वो जागरूक ग्राहक जैसे कई योजनाएं चलाती हैं, लाइक पेपर में एडवर्टीजमेंट देके, प्रिंट मीडिया में है, जैसे ऑडियो क्लिप आप सुनते होंगे, ग्राहक को जगाने के लिए जो सरकारें बनाती हैं। कई सारे विज्ञापन आपको टेलीविज़न पे भी देखने को मिलते हैं। तो सरकारें निरंतर इस प्रयास में है कि लोगों को, सामान्य जन नागरिक को, उनके अधिकारों के बारे में और
कि आप किस तरह की चीज़ों से आप कैसे बच सकते हैं और उसकी शिकायत आप क्या कर सकते हैं। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और आप डायरेक्ट भी जाके वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम में। मैम, आपने उपाय की बात की, किस तरह से उपाय करती है सरकार, किस तरह से काम करती है लोगों को जागरूक करने के लिए। तो सबसे कह सकते हैं कि सबसे पहला जो उपाय है उपभोक्ता संरक्षण के लिए वो है लोगों को जागरूक करना। सबसे अहम उपाय और सबसे ज़रूरी उपाय जो है वो लोगों को किस तरह से जागरूक करें ताकि वो किसी भी प्रकार के ठगी के शिकार ना हो। मैम, हमने निवारण की बात की और सबसे अहम चीज़ यहाँ एक और निकल कर आती है शोषण। किस प्रकार से शोषण किया जाता है, अलग अलग तरीके से जो है वो उपभोक्ता को शोषण किया जाता है उनका। तो मैं कई मामले भी आपने देखे होंगे, तो किस तरह के मामले ज़्यादातर आपको देखने को मिले हैं कोर्ट में? कई चीज़ें आपने देखा होगा, तो किस तरह से ज़्यादातर शोषण किया जाता है, मैं चाहूँगा उसके बारे में आप ज़रूर बताएं। विकास जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। शोषण कई तरीके से उपभोक्ताओं का होता है। सबसे पहले मिलावट। हमारे यहाँ समाज में खाद्यान्न सामग्री में जो मिलावट का चल रहा है, आपको पैकेट पे लिखा होगा 250 ग्राम्स और उसके अंदर 200 ग्राम्स होते हैं। चूँकि हम लोग हर चीज़ तौलते नहीं हैं तो मिलावट है। ये टीवी में आपको दिखाते हैं, ऐड दिखाते हैं कि 15 दिन में गोरे हो जाइए या एंटी एजिंग क्रीम है, तो जिसकी कोई सत्यता की जांच नहीं की जाती है। उसके लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी बनी है उसने उन लोगों को भी रिस्ट्रिक्ट किया है कि आप अगर किसी चीज़ का प्रचार कर रहे हैं एज ए मॉडल, तो अगर आपने उसको यूज नहीं किया है, उसके बारे में आप जानकारी नहीं है, तो आप उसका नहीं कर सकते। और अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी बनेगी। तो अकाउंटेबल उनको भी होना पड़ेगा जो ऐसी चीज़ों के लिए कर रहे हैं। तो गलत प्रचार प्रसार करके सामानों के बारे में गलत जानकारी देके हम लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं तो जैसे बताते हैं कि इतना किलोमीटर देगा, जब हम लोग ऑन रोड आते हैं तो पता चलता है इतना है। और कई तरीके हैं, आप डेली यूज़ में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम दिखती है वो मिलावट की दिखती है, जिसके लिए हमारे सरकार ने बहुत सारे अलग अलग बनाए हुए हैं। जैसे आपको गोल्ड के लिए गोल्ड और इसके लिए जो हॉलमार्क है, खाद्यान्न पदार्थों के लिए एग मार्क है जो कि खाद्यान्न पदार्थों की शुद्धता की गारंटी करके उनको एक चिन्ह प्रदान करता है। इसके बावजूद हमारे साथ फ्रॉड होता है। तो क्वांटिटी में होता है और कई बार हम लोग सामान लेते हैं और उसकी जगह दूसरा मिलता है। अभी सबसे ज़्यादा जो हम ऑनलाइन मार्केट में हैं, आज की दुनिया में हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में हैं, तो हम लोग देखते कुछ और हैं, जब हमारा प्रोडक्ट आता है तो कुछ और होता है। सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम जिससे ले रहे हैं उसको हम जानते नहीं हैं। और जो मान लीजिए जो कंपनी प्रोवाइड करा रही है, बहुत से अमेज़न है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उनका कहना ये होता है कि हम तो बेच के हैं, हम तो बनाते नहीं हैं, प्रोडक्ट हमने बनाया नहीं। तो उस समय ग्राहकों की परेशानी ये होती है कि आपने मोबाइल ऑर्डर किया और जब घर आए, कई हम लोगों ने वीडियो वगैरह में देखा होगा भी सोशल मीडिया पे, और जब हम लोग खोलते हैं तो उसमें पता चलता है कि पत्थर है या कुछ और है। तो वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम तो बीच का है, हम कंपनी से लेते हैं, आपको भेजते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो उनको भी अकाउंटेबल बनाया गया है। तो ऑनलाइन में हम लोग प्रोडक्ट कुछ मांगते हैं, हमारे पास आता कुछ है। तो अभी सबसे ज़्यादा ठगी ऑनलाइन की चल रही है, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे उपभोक्ता हैं वो धीरे धीरे ऑनलाइन शॉपिंग पे, ईमेल शॉपिंग पे वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो उसमें बहुत तरह की ठगी है और उसको भी नए कानून ने बहुत बेहतर ढंग से बांधा है, उनको भी अकाउंटेबल किया है। और एक जगह आपको अब कई जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, सबका समाधान एक जगह है अब। मैम, एक और अहम चीज़ जैसे आपने बताया कि जो चिन्ह होते हैं जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, तो या तो वस्तु पे या तो पैकेट पे जो चिन्ह होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कितने महत्वपूर्ण होते हैं। और एक और अहम चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है, हम ऑनलाइन, जैसे आपने बताया ऑनलाइन ख़रीदारी करते हैं तो उसमें भी कई तरह के फ्रॉड होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जो हमने ऑर्डर किया वो कंपनी ने सही भेजा और बीच में जो डिलीवरी के टाइम जो डिलीवरी बॉय होते, कई बार वहाँ पे फेरबदल, अदला बदली, उस परिस्थिति में जो ग्राहक क्या करे, उपभोक्ता क्या करे, क्योंकि कंपनी जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेती। उन्होंने बोला मैंने सही जो है प्रोडक्ट भेजा है, लेकिन वो जो थर्ड पर्सन जिसने ये गड़बड़ की, उस परिस्थिति में जो है वो उपभोक्ता क्या करे। और जैसे ऑनलाइन अगर आप फ्रॉड के शिकार होते हैं तो आपको उस वेबसाइट पे, पोर्टल पे इसकी इन्फॉर्मेशन और आपको एक कॉशन दिया रहता है कि अगर
आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है तो आप उसको उसके सामने खोलें और देन एंड देयर कंपनी को मेल करें, उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें, उसका फ़ोटो खींच के भेजें और सो दैट कि कंपनी जो है सो आगे कार्रवाई कर सके। मैम कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पर्सनल डिटेल शेयर करते हैं ऑनलाइन, तो कई बार वो डेटा जो है वो कहीं और किसी और माध्यम से कहीं और लोगों के बीच चला जाता है, जिसके बाद हमें कई तरह के मैसेजेस और कई चीज़ें आती हैं। तो क्या हम शेयर जो करते हैं पर्सनल डेटा वो किसी और को देना, क्योंकि मैंने किसी और वेबसाइट के साथ शॉपिंग के दौरान या किसी दौरान अपने नंबर को शेयर किया, तो उससे जो परेशानी होती है उपभोक्ता को, ग्राहक को, तब वो क्या करे, कहाँ जाए, किस तरह से, क्या इसका भी निवारण हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया है उसमें ये व्यवस्था की गई है। पहले क्या होता था, हम लोग कुछ भी सामान ऑनलाइन खरीदते हैं तो हमें कंपलसरी होता था कि हम अपना फ़ोन नंबर, हम अपने घर का एड्रेस, ईमेल सब उसमें शेयर कर देते, तभी वो प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है। लेकिन नए कानून के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई है कि वो शेयर नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर हमने जिस पोर्टल पे जिस कंपनी से सामान खरीदा वो उसको शेयर नहीं कर सकते, और अगर वो करते हैं और हमने कंप्लेन की तो फिर कंज्यूमर फोरम में कार्रवाई की जाएगी उन पर। चूँकि हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो इन सब चीज़ों की निगरानी करता है, हम और हमारे साथ खड़ा है। अगर हम परस्यू नहीं भी कर पाते हैं कई रीज़न की वजह से, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी वो उसको परस्यू करती है। हमें सिर्फ उनको बताना है और वो उसको परस्यू करती हैं। उनके पास ऑलरेडी एक इन्वेस्टिगेशन टीम है और उसके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं। जिस तरह की कार्रवाई की ज़रूरत होती है वो करते हैं। जी, जनरली हम बाहर जब खरीदारी करने जाते हैं दुकानों में तो कई तरह की सतर्कता जो है वो बरतते हैं। जब ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो कई अहम चीज़ें हैं, मैं चाहूँगा वो उसके बारे में थोड़ा आप जागरूक करें। कई चीज़ें हम सेव कर लेते हैं, जैसे अकाउंट डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, जब हम खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो इस बारे में थोड़ा आप बताएं। कई बार पिन जो है वो हम शेयर कर लेते हैं, तो इस पर आप थोड़ा जागरूक करें लोगों को कि किस तरह से आपको उस प्रक्रिया में ध्यान रखना चाहिए जब हम बैंक डिटेल शेयर करते हैं, जब बैंक पेमेंट करते हैं, हम ऑनलाइन जब कोई खरीदारी करते। तो मैं चाहूँगा इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। जी, ऑनलाइन शॉपिंग में ये प्रॉब्लम है विकास जी कि हमें अपना डाटा शेयर करना पड़ता है, बट कुछ सावधानियाँ ज़रूरी हैं। और हमारा जो प्रोटेक्शन है बैंक और गवर्नमेंट लेवल पे कई लेयर में प्रोटेक्शन है, तो हम सेव करते समय करें कि हम एक अलग से बनाएं अपना पेज, उसमें सेव करें। अपना जो हमारा पिन है, यूपीआई पिन है, वो किसी से शेयर ना करें। और आजकल तो जैसे कि हम सभी जानते हैं ठगी के इतने नए नए तरीके आ गए हैं, तो हम लोगों को बहुत ही सोच समझ के अपना आधार कार्ड नहीं शेयर करना है, अपना अकाउंट नहीं शेयर करना है, जो भी पिन है हमारा है या आधार कार्ड का हमारा जो एटीएम कार्ड का जो नंबर है वो नहीं करना है। उसको गलती से भी फ़ोन में और उसमें सेव ना करें, क्योंकि अगर आपका फ़ोन कहीं किसी के हाथ में जाता है तो उसका मिसयूज हो सकता है। तो इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अगर आप सेव करने की आपकी आदत है तो उसको अलग से एक पेज बना के अपने पर्सनल डिवाइस में सेव करें, ना कि वहाँ जाके उस पोर्टल पे जाके करें। मैम आपने चिन्ह की बात की, जैसा आपने बताया कि हमें जब खरीदारी करते हैं हम तो चिन्ह का ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ एक सबसे अहम चीज़ है रसीद। जब हम ख़रीदते हैं तो जो मेन रसीद होता है, कई बार लोग कच्चे रसीद ले लेते हैं या कुछ लोभ की वजह से कई बार लोग रसीद नहीं लेते हैं, उसमें जो प्रोडक्ट उन्होंने ख़रीदा उसमें और डिडक्शन हो जाएगा जो अमाउंट, मेन अमाउंट है। तो कितना ज़रूरी है, एक अहम दस्तावेज़ कह सकते हैं जो रसीद है, कितना ज़रूरी है उपभोक्ताओं के लिए रसीद लेना, वो और साथ साथ कहीं ना कहीं वो उनका अधिकार भी है। तो मैं चाहूँगा उस पर आप थोड़ा लोगों को बताएं। विकास जी, आपने बहुत अहम सवाल किया है। तो जहाँ तक गुणवत्ता की बात है तो मार्केट में जैसे सोने चांदी की धातुओं के लिए आपको हॉलमार्क का है, तो उसे अगर हम हॉलमार्क देख के लेते हैं तो हमें ये संतुष्टि होती है और ये पता होता है कि ये गवर्नमेंट द्वारा तय किए गए मानक के अनुरूप है। वैसे ही हम एग मार्क देखते हैं, तो एग मार्क जो है एग्रीकल्चर वस्तुओं के लिए है, खाद्य पदार्थों के लिए। तो इस लिस्ट में ऑलमोस्ट 205 खाद्य पदार्थ हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें भी गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित मानक को जो पूरा करते हैं, उनकी शुद्धता को, तभी उनको वो एग मार्क दिया जाता है। तो जैसे दूध है, दही है, तेल है, जो भी खाने पीने की एग्रीकल्चर जो भी वस्तु है, सब ये रहता है। तो एक देख के लेने से होता है कि हमें पता होता है कि हम एक गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड प्रोडक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं और इसमें मिलावट की संभावना कम है, ये है। तो वो लेना ज़्यादा सेफ होता है।
दूसरा आपने पूछा रिसिप्ट के लिए, तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके 2 कारण। पहला ये कि अगर आप रिसिप्ट नहीं लेते हैं तो ये हमारे गवर्नमेंट के साथ धोखा है। पैसा आप दे रहे हैं, बट क्या है ना कि वो जीएसटी और वो पैसा वो जो भी सेलर हैं वो चोरी करते हैं और वो टैक्स हमारे गवर्नमेंट को नहीं जाता है। तो इसका नुकसान तो है ही गवर्नमेंट को और इनडायरेक्टली जो हम लोग हैं, जनता हैं, उनको। दूसरा ये कि अगर आपके पास रिसिप्ट नहीं है तो अगर आपको कल को कुछ प्रॉब्लम होती है किसी तरह की, तो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास उसका पक्का रिसिप्ट नहीं है। तो नॉर्मली आप जब दुकान में जाएंगे, सोने चांदी के दुकानों में भी जो बड़े बड़े दुकान हैं, जो कंपनियां, बड़े बड़े नाम हैं, उनको अगर हटा दिया जाए तो आपको गली मोहल्लों में या फिर मेन रोड पे कई सारी दुकानें हैं जो आपको ऑफ़र करती हैं कि अगर आप इतना अगर आप रिसिप्ट नहीं लोगे, कच्चा रिसिप्ट लोगे, तो हम आपको इतना % डिस्काउंट देंगे मेकिंग कॉस्ट पे। तो जो कि एक छलावा है, क्योंकि कल को आप अगर ले जाते हो और किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, उसमें सोना सही नहीं निकलता है, तो आप कहीं कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास रिसिप्ट नहीं होता है। तो एक तो गवर्नमेंट और अपने स्टेट की भलाई के लिए और दूसरे खुद की भलाई के लिए, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट भी उससे जुड़ा हुआ है, तो खुद की भलाई के लिए भी, सो दैट कि हम प्रोटेक्टेड रहें, हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, बहुत ज़रूरी है कि हमें हमेशा दुकानदार से उसकी रिसिप्ट लेनी चाहिए। मैम, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, तो मैं चाहूँगा अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहते हो ताकि वो किसी भी प्रकार के ठगी के शिकार ना हो और उन्हें जागरूक करना चाहते हो, तो ज़रूर एक संदेश दें आप। मेरा संदेश यही होगा कि अगर आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड होता है, किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है, तो चुप ना रहें, उसकी शिकायत ज़रूर करें, क्योंकि आज आप चुप रहेंगे तो ठगी का शिकार कोई और भी होगा और आपने उसके लिए पैसे खर्च किए, अपने खून पसीने की कमाई आप उसको दे रहे हैं, उस प्रोडक्ट पे, उस सर्विस पे, तो उसकी शिकायत ज़रूर करें। और अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि क्या नियम है, क्या कानून है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए एक काउंसिल बनाया गया है नए एक्ट में, आप वहाँ जाके उचित राय भी ले सकते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपना केस खुद से लड़ सकते हैं, आपके ज़िला में जिला फोरम है, आप वहाँ जाके आप अपनी शिकायत कर सकते हैं, आप अपना खुद केस लड़ सकते हैं, किसी वकील को दे सकते हैं। चुप रहना सोल्यूशन नहीं, आवाज़ उठानी चाहिए अपने लिए, अपने समाज के लिए और अपने आने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए एक बेहतर समाज, सुरक्षित समाज, उसके लिए ज़रूरी है कि हम आवाज़ उठाएं और बीइंग उपभोक्ता हम लोग चुप ना रहें, हर गलत, हर फ्रॉड, हर चीट के खिलाफ आवाज़ उठाएं, एक्शन लें। थैंक यू। जी मैम, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया कि जो भी आपके साथ ठगी हो रही है तो आप चुप ना रहें, आप ज़रूर आवाज़ उठाएं। दर्शकों, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आप ठगी के शिकार हुए हैं तो ज़रूर आवाज़ उठाएं, रसीद की मांग करें, अपने अधिकार की मांग करें जो आपके अधिकार हैं उपभोक्ता के तौर पर। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी आपने दी उपभोक्ता संरक्षण के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में हमने बात की उपभोक्ता संरक्षण की, हमने जाना गुणवत्ता कितना ज़रूरी है और साथ ही साथ ये भी जाना कि रसीद कितना अहम दस्तावेज़ है और आपके जो अधिकार है, उपभोक्ता के अधिकार है, उसके बारे में भी तमाम जानकारी हमने प्राप्त की। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नए पहलू पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।